नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कांता भारती द्वारा लिखी रेत की मछली का छठा अध्याय। स्टेशन के बाहर शहर का वातावरण बहुत अंधेरा, उदास और भीगा हुआ था। शायद कहीं बारिश हुई थी। गाड़ी में मानसिक थकावट के कारण मैं सो गई थी। प्रयाग स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही जो झटका लगा था वह शायद मेरी आत्मा को भी महसूस हुआ था। तभी इतने अनायास मेरी आंख खुल सकी थी। गाड़ी स्टेशन पर काफी लेट पहुंची थी। थके, ऊबे और उनींदे लोग अपने अपने अपरिचय में सिमटे हुए जल्दी से जल्दी स्टेशन से बाहर आकर अपनी अपनी मंजिल को चले जाना चाहते थे। भीड़ का वह बहाव बाहर अंधेरे में बड़ी आसानी से देखते देखते घुलता जा रहा था। बहुत आशंकित मन शायद ना रहा हो, पर अंधेरे से कुछ तो भय लगा ही। किसी तरह साहस बटोरकर रिक्शा लिया। सड़क पर दूर दूर लगी हुई बत्तियों के नीचे से रिक्शा गुजरता तो मन एक क्षण के लिए आश्वस्त होता, लेकिन अंधेरे की पट्टी दोबारा शुरू होने पर फिर वही आशंका आ घेरती। जाने कैसा भय था वह। कभी लगता जैसे कोई अनहोनी मेरा पीछा कर रही है, और कभी ऐसा लगता जैसे आगे अंधकार के बाद और अधिक अंधकार का भय फैला हुआ है। रिक्शा फाटक तक कब पहुंचा यह मैं सहसा जान नहीं पाई। देखा तो शोभन वहां खड़े थे, आश्चर्यचकित। मुझसे अधिक आशंकित संभवतः शोभन ही लगे। घबराहट भरे स्वर में उन्होंने पूछा, अकेली आई हो कुंतल? साथ कोई नहीं आया? सहसा मैं कुछ कह नहीं पाई। मीनल की वेदना मन में थी, लेकिन उसे किस सिरे से कहा जा सकता है, यह निर्णय करना कठिन था। शोभन लगातार कई प्रश्न पूछते गए, जैसे वहां के समाचार और फिर सबसे अधिक अपनी रक्त कमल मीनल के बारे में। उत्तर इतना सहज नहीं था। प्रसंग को प्रकट करने में अपनी असमर्थता छुपाने के लिए मैं रिक्शे से सामान उतारने लगी। तब शोभन को भी याद आया कि पहले सामान उतारा जाना है। फिर जैसे लज्जित होकर उन्होंने जल्दी जल्दी सामान दोनों हाथों में लटकाया और अंदर की ओर ले चले। फूलों वाले उपवन से गुजरी तो क्षण भर ठहरकर परिचित मादकता भरी सुगंध बटोर लेने का मन हो आया। अंदर पहुंचते पहुंचते मन की वह आशंका काफी हद तक घुल चुकी थी। आशंका के अंतिम तार भी शोभन की पुलकित बाहों का दबाव पाकर टूट गए। तन्मयता के उन एकांत क्षणों में इतना अवश्य अनुभव हुआ कि जैसे फूल बगिया की वह लतर आसपास की किसी खिड़की से अंदर झांक रही है। मेरी मनस्थिति का आभास शोभन को भी हुआ। उनसे छुपा नहीं रहा कि इतने दिनों के बाद मिलने पर जो एकांत तन्मयता उत्पन्न हुई थी उसमें कहीं हल्की दरार भी है। यह अनमनापन उन्हें अच्छा नहीं लगा। बहुत स्नेह से बाहों में कसकर उन्होंने पूछा, क्यों कुंतल, कुछ विशेष बात है ना? सच बताना, कुछ ऐसा है जो तुमने हमें बताया नहीं। मन को एक झटका सा लगा कि क्या बताऊं और कैसे बताऊं। तन्मय एकांत के क्षणों में इस अप्रिय प्रसंग का जिक्र बहुत अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन दूसरा कोई उपाय तो नहीं था, क्योंकि मन के अंतर का सत्य छुपाकर कब तक रखा जा सकता था। इसमें संदेह नहीं कि मीनल का वह प्रसंग मेरे लिए सुखकर नहीं था, और भी विशेषकर तब जब मेरे और शोभन के बीच दूरी कम होकर भी कम न हो पा रही हो। विवश होकर वह सब कुछ बता देना पड़ा। सुनकर शोभन सन्नाटे में आ गए। ऐसा लगा जैसे वो वहां नहीं है। मन पश्चाताप से भर उठा। वह प्रसंग, उनसे कहा, इसका खेद मन में था, लेकिन दूसरा उपाय भी क्या था? बताए बिना भी तो शोभन सहज नहीं हो सकते थे। इतने दिनों बाद तो यहां आई थी इस नीले कमरे में, सब कुछ भूल जाने के लिए, स्नेह, सुख और शांति में खो जाने के लिए। लेकिन अनायास अपने बीच उठकर खड़ी होती इस दीवार का क्या किया जाए? शोभन इतने अधिक उदास हो गए थे कि उनके पास शब्द नहीं थे, और उनकी इस उदासी और खामोशी के साथ मेरी आशंकाएं फिर सजीव हो उठी थीं। इस रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊंगा यह मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो
वो कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। सवेरे फूल बगिया में आई तो मन में जाने कैसी सनसनी भर गई। मैंने देखा कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह बढ़ आई थी। मन को धक्का लगा। शोभन को पता तो रहा होगा कि इस जंगली लतर से मुझे घृणा है, फिर उन्होंने इसे क्यों बढ़ने दिया। क्षुब्ध होकर मैंने चाहा कि उसे नोच कर फेंक दूं, लेकिन पहली बार हाथ रखते ही उस जंगली पौधे ने हिंसा से मुझे डस लिया। उसके कांटे उंगलियों में चुभ गए। वह पीड़ा मेरी पराजय में बदल गई। हताश होकर मैंने उसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया। ठीक है, उसे बढ़ने दो, देखती हूं यह कितना बढ़ती है। उनकी सारी रात की गहरी उदासी मेरे मन को कचोट रही थी। उस दिन भी उनको अपने में डुबो लेने के मेरे कितने ही प्रयत्न बेकार हो गए। उनके मन को मैं सहज नहीं कर पाई और उनकी ये बेचैनी दूनी होकर मेरे प्राणों में समा गई। निद्राहीन बेचैन रातों का एक पूरा सप्ताह इस यातना में बीता कि मैं कह नहीं सकती। 8वें दिन यातना के उस सागर से मुक्ति की तरह सहज मीनल अपने पिता के साथ आ पहुंची। उसके आते ही मैंने देखा कि शोभन के चेहरे पर पहली बार एक ताजापन आया। मीनल किसी डरे हुए बच्चे की तरह हम लोगों से चिपक गई थी। उसका इस तरह समर्पित होना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वह जंगली लतर मुझे याद आने लगी। चाय नाश्ते का प्रबंध करने हटी ही थी कि मीनल नीले पर्दों वाले नील कमरे में किसी बिल्ली की तरह पहुंच गई। चाय नाश्ते का प्रबंध करते करते सहसा मुझे इनके लिखे पत्रों के कुछ शब्द याद आने लगे। महाराज हर्षवर्धन की महारानी को हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गई है आजकल। एक के बाद दूसरे शब्द कानों में गूंज जाते और मेरे तन मन को हिला जाते। तुम तो कुंतल मुझे तब भी प्यार करोगी ना जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूंगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्ध, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूंगा। इन्हीं पंक्तियों में खोई खोई बार बार गरम पतीली छू लेती। हाथ जल जाने पर महसूस करती कि मैं चौके में हूं, कहीं और नहीं। जैसे मीनल के घर में आ जाने से वे पंक्तियां और भी बार बार कानों के पास आ टकराने लगती। सुनो, कल दशहरा है, मेरा बहुत बहुत सा प्यार, और उसमें से एक कण भी तुमने मीनल को दिया तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। सुनो, कहाँ तो खोई खोई सी रहती हो कुंतो, मैं कब से पुकार रहा हूं। स्वर शोभन का था। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। लज्जित होकर बोली, कुछ भी तो नहीं, आप कहिए। उन्होंने बिना कुछ कहे बायां हाथ खींचा और मुट्ठी में बंद एक अंगूठी उंगली में पहनाने लगे। मैं चौंक उठी। यह तो वही अंगूठी है, यह कहाँ मिली। पगली, तुमने तो बताया नहीं। मीनल के पिताजी ने सारी कहानी बता दी, वही इसे लाए थे। मेरे मन में आया कि अब मैं यह अंगूठी ना पहनूं, पहननी चाहिए भी नहीं। कुछ जूठापन सा महसूस हुआ, फिर भी मैं उनका आग्रह रोक नहीं पाई। अंगूठी पहन तो ली, पर वह कैसी पराई पराई सी बदली बदली सी लग रही थी। सारा दिन घर हंसी और उल्लास से गूंजता रहा, लेकिन रात घिरते घिरते उदासी केवल मेरे निकट सिमट आई। निचले कमरे में बड़े पलंग पर कमजोर लेकिन प्रसन्न मीनल लेटी हुई थी, और पास बैठे हुए शोभन दुनिया भर की जाने कितनी बातें किए जा रहे थे। बातों का कहीं अंत ही नहीं था। मीनल के पिताजी दूसरे दिन घर लौट गए, लेकिन मीनल वहीं रह गई। मीनल और लगातार बढ़ती जाती जंगली लतर। समझ नहीं पाती थी कि यह लतर कितनी जल्दी बढ़ रही थी, और कोई पौधा तो इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। शरीर थका हुआ था ही, मन भी स्वस्थ नहीं था। जंगली लतर मेरे मन पर किसी मनहूसियत की तरह चिपक गई थी। फिर भी खाना खाया। मीनल मेहमान थी, इसलिए प्रयत्न करके अधिक से अधिक व्यंजन बना लेना आवश्यक था। जैसे तैसे खाना तैयार हुआ। सोचा शोभन और मीनल को कह दूं कि खाने के लिए नीचे आ जाएं। थकावट इतनी थी कि नीचे से आवाज देने का साहस न हुआ। धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ी। उदासी के कारण थकावट और अधिक हो गई। नीले कमरे का पर्दा हटाकर मैंने आवाज दी, शोभन। मेरी आवाज के साथ ही कमरे के दूसरे सिरे पर हल्के अंधेरे में पलंग पर सहसा एक आंदोलन हुआ। अचकचाकर शोभन उठकर खड़े हो गए।
मीनल ने दूसरी ओर करवट बदल ली। मेरे पुकारने और शोभन के उठ खड़े होने के बीच पलक मारते जो कुछ दिखा वह न समझा जाने योग्य न था। इसके बाद मैं वहां ठहरी नहीं, नहीं जानती पैरों में इतनी गति कैसे आ गई थी। पलक मारते मैं नीचे आई। नीचे आते आते मैंने सुना शोभन ने आवाज दी थी। मैं रुकी नहीं, सीधे अपने कमरे में आकर पलंग पर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद शोभन आए, स्वर याचना से भरा हुआ और शरीर आशंकित। संभवतः वे अगर आते नहीं तो मैं कुछ सोच सकती, कुछ निर्णय कर सकती। क्षमा याचना के साथ उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं ठीक ठीक सुन नहीं पाई। रो पड़ी। संभवतः उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि मीनल को बहुत तेज दर्द होने लगा था। दर्द तो मुझे होने लगा था, तेज और अभी। इसके लिए शोभन के पास क्या उपचार था? बार बार क्षमा याचना और खुशामद और अर्थहीन सौगंधें। उन्होंने बताया कि मीनल तो वापस कलकत्ते जाएगी। दिन वह प्रसंग वहीं समाप्त हो गया, कम से कम अस्थायी रूप से। 2 दिन बाद मीनल को कलकत्ते वाली गाड़ी पर चढ़ा दिया गया था। उसके बाद भी दिन पहले की तरह सहज नहीं हो पाए, जैसे कहीं कुछ खो गया था, कोई अनहोनी सी घट गई थी। मीनल को गाड़ी पर चढ़ाकर हम दोनों घर लौट आए। शोभन रास्ते में चुप ही रहे। मैं भी कुछ नहीं बोली। फूल बगिया से होकर हम गुजरे तो सहसा मेरी निगाह उसी जंगली लतर पर पड़ी। वह कांटेदार जंगली लतर बुरी तरह फैल गई थी और आसपास लगे हुए गुलाब के पौधों पर इस तरह ठा गई थी जैसे उन्हें खा जाएगी। मन नहीं माना, मैं ठिठक गई। शोभन रुके नहीं, बढ़ते हुए दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन्हें आवाज देकर रोकना पड़ा। थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वे वापस लौटे। लौटकर विचित्र अजनबीपन के साथ पूछा, क्या है, यहां क्यों रुक गई? स्वर की रुखाई की ओर ध्यान न देकर जैसे अपने में ही खोई हुई मैंने कहा, शोभन, इसे उखाड़ कर फेंक दो ना। मुझे डर है एक दिन यह जंगली लतर सारे पौधों पर छा जाएगी और फिर लहलहाते गुलाब सूख जाएंगे। शोभन हंसने लगे। उनका उस तरह हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने जिद करते हुए कहा कि अभी तुम नहीं उखाड़ोगे तो मैं ही इसे यहां से साफ कर दूंगी। शोभन ने उसी तरह हंसकर बात को फिर टाल दिया। फिर गंभीर होकर बोले, तो चलो, अभी बहुत सा काम पड़ा है, कर डाला जाए। काफी दिन से कुछ किया ही नहीं गया। कुछ पुस्तकों की पांडुलिपियां तैयार करनी है। दिन रात लगकर काम करना होगा, तभी काम पूरा हो पाएगा। अपनी बात की उपेक्षा से आहत, अपनी उपेक्षा से पराजित, मैं चुपचाप अंदर आ गई। उस दिन कुछ भी और किया ना जा सका। शाम होते ही टाइपराइटर लेकर बैठ गई। अपने आप में खोई, डूबी और उदास पन्ने पर पन्ने तैयार करती रही। कभी कभी बीच में ध्यान आ जाता तो लगता कि शोभन ने पूछा भी नहीं, जानना भी नहीं चाहा कि मेरे मन में क्या कुछ घुट रहा है। अंदर का वह घुटा हुआ धुआं मानस पर उभर आता तो पांडुलिपि के शब्द धुंधले हो जाते और हाथ बांध कर रह जाते थे। ऐसे क्षणों में यह उदासी एक चिढ़ बन जाती थी, एक खीज में बदल जाती थी और ऐसा लगता था कि शोभन और अपने बीच अनायास उठ आई इस शीशे की दीवार को और ऊंची हो जाने दो। मन कभी कभी बहुत अधिक परेशान हो उठता था। दिन रात लगकर पांडुलिपियां तैयार करने के व्यस्त कार्यक्रम में हमारा नित्य का कार्यक्रम मीनल को पत्र लिखकर 3 मील दूर स्टेशन छोड़ने का भी होता था। पता नहीं कि यह उसी लतर से जुड़े हुए दुर्भाग्य की रचना थी या सत्य। हाँ, एक दिन शोभन ने मुझे बताया कि उनकी बातचीत भारत पब्लिशर से हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिए पांडुलिपियां जल्दी तैयार करनी पड़ेंगी। और फिर एक दिन उन्होंने सहसा बताया कि भारत पब्लिशर के यहाँ से आमंत्रण आया है। वे लोग कलकत्ते में कोई बड़ा सेमिनार कर रहे हैं। शोभन ने कहा, अभी तो छुट्टियां चल रही हैं, घूमना भी हो जाएगा और लगे हाथों किताबों के छपने का प्रबंध भी हो जाएगा। वहां जाकर बातचीत करने से शर्तें अच्छी तय हो सकती हैं। बात सुनते सुनते न जाने क्यों स्मृति में मीनल की आकृति घूम गई। सारी योजना पर मीनल उसी जंगली लतर की तरह फैली हुई दिखाई दी। मैंने कहा, फिर तुम हो आओ, मैं नहीं जाऊंगी, और फिर इधर मेरा जी भी कुछ अच्छा नहीं है। शोभन शायद कुछ समझ गए या उन्हें मेरे मन की कड़वाहट का पता चल गया। तुरंत बोले, लो, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं भी नहीं जाता।
उन्हें पत्र लिख देता हूं कि अभी व्यस्त हूं। कहकर वो चुप हो गए। लगा कि मन में उद्विग्न और असंतुष्ट भी हैं। टहलते टहलते बात बदलकर बोले, कुंतल एक बात बताओ, तुम इतनी विरक्त सी क्यों रहती हो? बात क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, कुछ नहीं। हाथ में पकड़े हुए स्वेटर की लगातार चलती हुई सलाइयों में मैंने निगाह और भी अधिक गड़ा ली। वे अतिरिक्त स्नेह के साथ बोले, तुम्हें खूब खुश रहना चाहिए। अपने खाने पीने का भी अब खास ध्यान रखना चाहिए। शोभन मान मनोहार पर उतर आए। भावी शिशु का विषय लेकर कितनी तरह से मुझे छेड़ा कि मेरे मन की गांठ खुल जाए। सच कहूं तो एक सीमा तक ऐसा हुआ भी। अपने मातृत्व की कल्पना करके मन में एक पुलक भर गई और तब अवसर देखकर शोभन ने फिर कहा, अच्छा अब बताओ कुंतल, कलकत्ते चलोगी? हर बार की तरह कुंतल एक बार फिर हार गई। मैंने उनकी आंखों की ओर देखते हुए हाँ कर दी और मन ही मन अपने को कोसती हुई बोली, न जाने क्या है इन आंखों में जो विवश कर देता है। उसके साथ ही साथ मन में उस दिन वाला नीले कमरे का नीला रहस्य उभर आया। शोभन नीचे चले गए थे। चाह कर भी उस नीले रहस्य से मन अलग नहीं हो पा रहा था। विषाद और कड़वाहट घुल गई थी। इसीलिए उस दृश्य के प्रति उत्सुकता सी पैदा हो गई थी। जैसे मन की आंखों पर बल देकर मैंने देखने का प्रयत्न किया कि नीले कमरे के उस नीले रहस्य का रूप क्या था। आकृतियां स्मृति में बहुत साफ नहीं हो पाईं, फिर भी दृश्य बहुत अधिक स्पष्ट नहीं था। वह रहस्य नहीं, यथार्थ था। शोभन अस्त व्यस्त होकर सहसा अलग हट गए थे, लेकिन मीनल को सहज होने में कुछ क्षण लगे थे। वे क्षण जिनमें सयत्न मीनल ने अपने उधड़े हुए शरीर को ढकने का प्रयत्न किया था और फिर करवट बदलकर उसने अपने आप को छुपा लिया था। कलकत्ते जाने की तारीख पक्की करने के बाद शोभन ने पहला पत्र मीनल को लिखा। मेरा शरीर कई रोज से स्वस्थ नहीं था, इसलिए मुझे इतना साहस नहीं हुआ कि उस घटना पर प्रश्न चिन्ह लगाऊं। पत्र लिखने के बाद शोभन ने कहा, आज 15 तारीख हो गई है कुंतल, और 20 को हमें जाना है। तैयारी अभी से कर लो, तब कहीं काम चलेगा। दिन बहुत कम थे और काम बहुत अधिक। किताबों की भूमिकाएं अभी लिखी जानी थीं। पांडुलिपियों की प्रेस कॉपियां तैयार कर ली थीं। शोभन रात रात भर लिखते रहते। दिन में मैं भी उनकी सहायता करती। ठीक 19 तारीख को सवेरे 7 किताबों की पांडुलिपियां तैयार हो गईं। आज सचमुच मैं खुश थी और मन में उत्साह था। पांडुलिपियां सहेजने के बाद यात्रा की तैयारियां शुरू हो गईं। आज से 4-5 दिन पहले संभवतः तैयारी में ऐसा मन न लगता। आज सचमुच तैयारी जैसी तैयारी हो रही थी। रास्ते में आराम करने के लिए बिस्तर, खाने पीने के लिए एक सामान, पहनने के अलग अलग अवसर के कपड़े और छोटा मोटा ना जाने कितना सामान। शोभन मन में बड़े संतुष्ट थे। तैयारियों का उपसंहार करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि मैं अपनी दवाएं भी रख लूं। 20 दिसंबर को सर्दी बहुत अधिक हो गई थी। गाड़ी को स्टेशन से वापस लाने की समस्या थी, इसलिए रिक्शे से जाना पड़ा। असली ठंडी हवा के झोंके शरीर में चुभ रहे थे। शोभन ने कहा, कलकत्ते में इतनी सर्दी नहीं होगी। स्टेशन पर भयानक भीड़ थी। अगर रिजर्वेशन ना होता तो जाना कठिन हो जाता। सोचती हूं कि 6 रोज पहले कैसा मन था और आज कैसा हो गया था। आज वह सब कुछ जैसे मैं भूल ही गई थी। यात्रा का उत्साह मन में पुलक बनकर समा गया था। शोभन रास्ते में कहने लगे कि इस बार लौटते में शांति निकेतन और जगन्नाथपुरी जाएंगे। वैसे कलकत्ते में भी घूमने की जगहें काफी हैं। हावड़ा स्टेशन अजीब ही जगह है। वह स्टेशन कम लगता है, अस्तबल ज्यादा। पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे आसपास से घोड़ों के हिनहिनाने और खुर पटकने की आवाजें आएंगी। ऐसे स्टेशन पर एक संतोष होते हैं प्रियजन। शोभन आतुरता के साथ उठे और दरवाजे पर जा खड़े हुए। एक क्षण के लिए वो ये भूल गए कि उसी द्वार से दूसरे मुसाफिरों को उतरना था। जल्दी जल्दी उन्होंने आसपास दृष्टि दौड़ाई और सहसा एक ओर से भागती आती मीनल उन्हें दिखाई दे गई। नितांत अनौपचारिक उस छोटी सी भेंट के तुरंत बाद मीनल को याद आया कि वहां कोई और भी है। वह झपटकर गले से लिपट गई। टैक्सी में शोभन ने जैसे क्षमा याचना करते हुए मीनल से कहा, मैंने वचन दे रखा है मीनल, इसलिए बुरा मत मानना। किताबों के अनुबंध होने हैं, उसमें 2-3 दिन लग जाएंगे।
लेकिन उसके बाद फिर हम 3 होंगे और इस बार तो हम दूर दूर तक घूमने चलेंगे। मीनल निरुत्साहित हो गई। फिर भी उसने कहा, ठीक है शोभनदा, लेकिन 3 दिन से अधिक नहीं। मीनल साथ साथ उस गेस्ट हाउस तक गई जहां हमारे ठहरने का इंतजाम भारत पब्लिशर की ओर से किया गया था। वहां रहने की एक एक सुविधा की परख स्वयं करने के बाद मीनल ने कहा, मुझे टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दोगे शोभनदा? टैक्सी स्टैंड तक क्यों कुंतल, तुम थोड़ा आराम करो, मैं मीनल को घर छोड़कर आया, शोभन ने कहा। मैं सफर से थकी हुई थी, इसलिए लगा कि यह ठीक ही है। शोभन और मीनल दोनों चले गए। वह दिन पूरा थकावट को उतारते बीता। हम लोग कहीं जा नहीं सके, काम भी कुछ नहीं हो सका। नाश्ता करने के बाद ही हम लोग सो गए थे और जागे तो मालूम हुआ दोपहर ढल रही थी। गेस्ट हाउस के नौकर ने बताया कि भारत पब्लिशर के निदेशक रतनलाल जी आए थे। नौकर ने कहा भी कि हमें जगा दे, लेकिन रतनलाल जी ने ही मना कर दिया कि अभी सोने दो, मैं फिर आ जाऊंगा। शोभन ने थोड़ा सा लज्जित होकर नौकर से पूछा, कब आने को कह गए थे? साहब ये तो नहीं बोले। शोभन ने पूछा, तो उनके पास जा सकते हो? साहब हमको बोल गए हैं कि आपके लिए उठते ही नाश्ता दूं। ठीक है, नाश्ता तैयार है? शोभन ने पूछा। फिर सहसा बोले, अच्छा अभी ठहर जाओ, ऐसा करो जरा सा रतनलाल जी के पास चले जाओ, उनसे कहना मैंने याद किया है, नाश्ता उनके साथ ही करूंगा, उनसे भी कह देना। नौकर बड़े अदब से झुककर चला गया। रतनलाल जी को आने में देर नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वे हमारे जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेहद हंसमुख, शालीन, विनम्र, लेकिन तेज। देखने में वे किसी व्यावसायिक संस्था के निदेशक कम बुद्धिजीवी अधिक लगते थे। सफेद खादी के कपड़ों में उनका व्यक्तित्व काफी गरिमामय लगता था। मध्ययुगीन साहित्य की उन्हें अच्छी जानकारी थी, यह बातचीत के दौरान पता लगा। चाय पीते पीते उन्होंने सूफी कवि जायसी से लेकर नाथ संप्रदाय के कवियों तक के बारे में जाने कितनी बातें बताईं। मध्ययुगीन साहित्य और समाज के इतिहास के बारे में शोभन भी कम नहीं जानते थे। एक आध बार तो अनुमान लगाना कठिन हो जाता था कि दोनों में से कौन किसको प्रभावित कर रहा है। चाय समाप्त हुई और मुझे आश्चर्य हुआ कि सारा समय साहित्य के इतिहास की चर्चा में समाप्त हो गया। यह तो बहुत बाद में पता लगा कि रतनलाल जी साधारण व्यवसायी नहीं थे। व्यवसाय में जल्दबाजी शायद उनके लाभांश को बढ़ाने में बाधक होती है, यह उन्हें पता था। पुस्तकों के अनुबंध दूसरे रोज संपन्न हो गए। उन पांडुलिपियों के अतिरिक्त रतनलाल जी ने उनसे यह भी अनुबंध किया था कि अगले सेट के लिए वे नए लेखकों की कृतियां संपादित कर देंगे। पर रतनलाल जी का संपर्क केवल इतने ही व्यवसाय संबंध में सीमित नहीं था। दूसरे दिन रात को अपने घर पर डिनर के समय उन्होंने पूछा, शोभन जी, कुंतल जी पहली बार यहाँ आई हैं? जी हाँ, अभी तो उन्हें यह महानगरी भी दिखानी है। रतनलाल जी अतिशय विनम्र हो बोले, आप अगर इसे अन्यथा न लें तो कल मैं अपनी गाड़ी गेस्ट हाउस पहुंचा दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप जानते हैं यह माया नगरी है। रतनलाल जी की गाड़ी आ जाने के कारण सचमुच बड़ी सुविधा हो गई। सुविधा मुझे भी हुई और मीनल को भी, और संभवतः सबसे अधिक सुविधा हुई शोभन को। 3 दिन के लिए उन्होंने मीनल से मोहलत ली थी, लेकिन 2 दिन बाद ही यह समूचा दिन हमें मीनल के साथ ही साथ मिल गया। सारे दिन हम लोग उत्साह में भरे जाने कहां से कहां घूमने गए, और फिर शाम को रतनलाल जी के लाख कहने के बावजूद हम लोग मीनल के छोटे से 1.5 कमरे वाले फ्लैट में आ गए। शोभन ने खाने का इंतजाम मीनल को नहीं करने दिया। बोले, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है मीनल, और फिर मैं लड़कियों को जानता हूं, खाने का थोड़ा सा इंतजाम करने लगेंगी तो दुनिया भर का झंझट मोल ले लेंगी। कुंतल भी मानेगी नहीं, और तबीयत तुम दोनों की ही ठीक नहीं है, इसलिए चलो खाना बाहर ही खाएंगे। जगमगाती हुई सड़कों को पार करते हुए हम जिस रेस्टोरेंट में पहुंचे उसे बाहर और अंदर से खूब सजाया गया था। पहले हम समझ न सके कि यह अतिरिक्त सजावट कैसी है। रेस्टोरेंट के अंदर चमकीले रंगीन कागज की कितनी ही लतरें लटका रखी गई थीं और उनमें रंगीन गुब्बारे गूंथे हुए थे। हल्के संगीत और धुंधली रोशनी में शोभन ने देखा, बर्फ जैसे उजले अक्षरों में रेस्टोरेंट की पिछली दीवार पर लिखा था,
हैप्पी क्रिसमस। ओहो मीनल, मैं तो एकदम भूल गया। आज 24 तारीख है ना? कल से तो तुम्हारी छुट्टी होगी। शोभन ने उत्साह से ललक कर कहा। मीनल ने जैसे अनजान बनकर कहा, हाँ है तो। फिर क्या, हमारी भी छुट्टी होगी, क्रिसमस की छुट्टी। सहसा मुझे भी याद आ गया। अरे हाँ शोभन, कल तो तुम्हारा बर्थडे है। सच? मीनल के चेहरे से उत्साह छलक पड़ा। खाना खाते खाते हम तीनों ने बैठकर योजना बनाई कि कल शोभन का बर्थडे हम कुछ खास तरीके से मनाएंगे। यह तय हुआ कि कल सुबह ही ट्रेन ले ली जाए भुवनेश्वर और पुरी जाने के लिए। पुरी में बर्थडे मनाया जाएगा और यह बर्थडे कई वर्षों के लिए अद्वितीय होगा। कठिनाई से ही ट्रेन का टिकट मिल पाया। यात्रियों और विशेषकर तीर्थ यात्रियों के कारण ट्रेन में जगह मिलना असंभव ही होता अगर भारत पब्लिशर के एक एजेंट की सहायता न मिली होती। टिकट पर दृष्टि डाली तो पता लगा कि हावड़ा से पुरी 300 मील से भी अधिक है। यह अंतर भी उतना मालूम न होता, लेकिन इस गाड़ी में इतनी भीड़ थी जिससे यह अनुमान होता था कि ब्लैक होल की घटना कलकत्ते में न घटकर निश्चित ही पुरी एक्सप्रेस पर घटी होगी। सौभाग्य से उस दिन चांदनी रात थी और बंगाल के नारियल कुंजों और पोखरों वाले गांवों के बीच से हमारी ट्रेन चली जा रही थी। कलकत्ते से पुरी के रास्ते में ट्रेन कई छोटी नदियों के पुलों को और छोटे बड़े पोखरों को पार करती चलती है। सुबह 8 बजते बजते गाड़ी ने हम लोगों को उड़ीसा के कुछ कुछ आधुनिक, कुछ कुछ आदिम और कुछ कुछ धार्मिक कस्बे में पहुंचा दिया था। पुरी का स्टेशन तो स्टेशन लगता ही नहीं, वह तो एक टिन से छाए हुए बरामदे की तरह है। उसी में गाड़ी रुकती है और स्टेशन से बाहर निकलते ही बग्गी वालों और पंडों की इतनी बड़ी भीड़ यात्रियों को घेर लेती है कि उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। शोभन ने कस्में खा खा कर उन्हें बताया कि वे घनघोर नास्तिक हैं। वे यहाँ केवल समुद्र देखने आए हैं, लेकिन पंडों को विश्वास नहीं हुआ। उनको यह लगा कि ये अवश्य कोई पहुंचे हुए भक्त लोग हैं जो अपना नाम धाम तक भी बताना नहीं चाहते। पुरी की उस नगरी में पहुंचने पर सबसे पहले वे छोटी छोटी दुकानें आकर्षित करती हैं, जिनमें सीपी, शंख, सींग के बने सामान, उड़ीसा की बनी लाख की चूड़ियां, रंग बिरंगी मालाएं और बहुत सी अन्य आकर्षक वस्तुएं बिकती हैं। शोभन को बहुत शौक है टूटी फूटी मूर्तियों और दुकान भर की बेढंगी चीजों को इकट्ठा कर अपने ड्राइंग रूम और स्टडी रूम को अजायब घर बनाने का, लेकिन इस बार मैंने उनसे बाजी मार ली। सीपियों, शंख, घोंगे, बेंत और नारियल के सामान और उड़ीसा की बनी कितनी ही नायाब चीजें मैं चुनती रही, और 3 दिन में ही उन चीजों के कारण हमारा असबाब दुगना हो गया। पुरी का सबसे अद्भुत आकर्षण वहां का समुद्र तट है। मीलों तक स्वच्छ श्वेत बालू का विस्तार, उसके किनारे झाऊ के बड़े बड़े पेड़, जिनको अंग्रेजी में मेरीटाइम पाइन कहते हैं और जिनका अनुवाद हम लोगों ने वहां जल देवदारू किया था, आंखों को बहुत मोहक लगते हैं। उनसे जब समुद्री झकोरे गुजरते थे तो एक अद्भुत संगीत सुनाई पड़ता था। प्रतिदिन समुद्र में जी भर स्नान करने के बाद हम इन्हीं जल देवदारुओं के कुंजों में आकर केश सुखाते और विश्राम करते थे। कितना अच्छा लगता था वह समुद्री स्नान। जब लहर आती हम लोगों को बिल्कुल डुबो देती। उस समय मैं और मीनल अपने शरीर को जल प्रवाह में छोड़ देती, पर लहर दोनों को किनारे पर फेंक जाया करती थी। कभी कभी हम दोनों यह चाहते थे कि समुद्र में और गहरे उतर कर देखें। उस समय लहरों का एकदम हमें किनारे पर फेंक देना बड़ा अपमानजनक प्रतीत होता था। एक दिन मीनल ने सुझाव दिया कि एक बड़ी नाव करके लहरों में झूलते हुए समुद्र में खूब दूर तक अंदर जाएं। बड़ी मुश्किल से 10 रुपए में नाव तय हुई। उस नाव पर हम तीनों के साथ एक एक की रक्षा के लिए 3-3 मल्लाह भी चले। इन नाव पर 9 मल्लाह और 3 हम लोग, 12 आदमी। लहरों के ऊपर झूले की तरह 20-20 फुट ऊपर जाना और नीचे आना एक ऐसा अनुभव था जिसे हम आजीवन भुला नहीं सकते। किनारों की ऊंची ऊंची लहरों से लड़कर नाव जब बीच समुद्र में चली आई तो लहरों का वेग कम हो गया था। अथाह नीलिमा और जल का विस्तार देख हम लोग न जाने किस ध्यान में खो गए। इतने में नाव के सबसे बूढ़े मल्लाह ने पूछा, बाबूजी, आपने देखा हमारा समुंदर? ऐसा कहते समय
उसकी धुंधली आंखों में चमक आ गई थी। ऐसा लगता था जैसे यह सारा समुद्र उसका निजी साम्राज्य है, जिसे वह अभिमान सहित हम परदेशियों को दिखा रहा था। उसके काले और मेहनती व्यक्तित्व को देखकर मुझे अकस्मात याद हो आया कि इन्हीं के पूर्वज कलिंग के वे योद्धा रहे होंगे जिन्होंने महाराजा अशोक की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। और मध्यकाल में इन्हीं के पूर्वज बड़ी बड़ी नौकाएं लेकर इस विराट समुद्र की लहरों पर सवार होकर जावा, बाली, सुमात्रा और चीन तक जाते रहे होंगे। कौन जाने प्रसाद की आकाशदीप कहानी का दस्यु बुद्धगुप्त कोई कलिंग युवक ही रहा हो। पुरी में पूर्णिमा के दिन विशेष श्रृंगार था और हम लोग उस दिन जगन्नाथ मंदिर देखने गए। उस दिन वहां सिंदूर और अगस्त्य के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया था। मंदिर में चढ़ाया गया सिंदूर उठाकर पहले शोभन ने मुझे और फिर मीनल के माथे पर लगा दिया। मीनल के माथे पर इनका सिंदूर सूरज स्थापित करना मुझे चौंका गया और कुछ चक्कर सा महसूस होने लगा। फिर उसी बेकार की उगी लतर का ध्यान आ गया। मुझे चक्कर आने पर उस आरती की अपार भीड़ में से शोभन बाहर ले आए। वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बिठाकर वे बड़ी देर तक मेरा सिर और पीठ सहलाते रहे। फिर धीरे धीरे होटल के कमरे में ले चले। जल्द ही खाना मंगवा कर खा लिया और सो गए। दूसरे दिन बहुत सवेरे हम लोग एक छोटी सी मोटर बस पर कोणार्क गए। कितना सुहावना था वह रास्ता। दोनों ओर नारियल, परद, सेमल, केवड़ा और झाऊ के हरे भरे कुंज। बीच बीच में साफ सुथरे लिपे पुते उड़िया गांव जिन पर चूने से जालीदार अल्पनाएं बनी थीं। कोणार्क का मंदिर भारतवर्ष में अपने ढंग का अकेला मंदिर है। सूर्य का मंदिर जिस पर इतनी महीन शिल्पकला हो कहीं नहीं मिलता। कोणार्क का मंदिर एक विराटता का प्रभाव छोड़ जाता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो आई थी और मैं काफी थक गई थी। सोचा समुद्र में स्नान कर लिया जाए तो थकान मिट जाएगी। कोणार्क के मंदिर पर खड़े होने से ऐसा सुन पड़ा कि समुद्री लहरें पास ही कहीं लहरा रही हैं। शोभन वहीं एक पेड़ के नीचे चाय की दुकान पर आराम से बैठ गए। मुझे और मीनल को उत्साहित किया कि हम जाकर नहा आए। कुछ दूर हम लोग आगे बढ़ते चले गए पर समुद्र का नामो निशान नहीं दिखा। मुड़कर देखा, शोभन अपनी हरकत पर हंस रहे थे। वास्तव में वह समुद्री हवा थी जो जल देवदारुओं में लहरा रही थी। उसी को उन्होंने समुद्री लहर बताकर हम दोनों को मूर्ख बनाया था और अपनी सफलता पर बेहद खुश थे। सूरज डूबने से पहले पहले हम लोग वापस पुरी आ गए थे। एक अद्भुत अनुभव था पूर्णिमा की रात को समुद्र का विक्षुब्ध ज्वार देखने का। चारों तरफ सब कुछ धुंधला था। चटक चांदनी थी जिसमें रेत चांदी की ढेर लग रही थी, लेकिन रेत की चमक, पानी की चमक और चांदनी की चमक ने एक चकाचौंध सी उत्पन्न कर रखी थी जिससे सारा दृश्य थोड़ा थोड़ा धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। कभी कभी लहरों में लगता था कि लाखों चांदी की मछलियां कुलेल करती हुई चली आ रही हैं। वास्तव में वे मछलियां नहीं थीं, केवल चांदनी की छाया थी। अपनी हिमालय यात्रा से मुझे समुद्र यात्रा ज्यादा अच्छी लगी। हिमालय में एक शांति और शिथिलता मिलती है, लेकिन समुद्र का सौंदर्य कहीं ज्यादा सजीव और हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख, उत्थान पतन से बहुत ज्यादा मेल खाता है। बड़ी रात तक बिखरी चांदनी के अद्भुत सौंदर्यपूर्ण वातावरण में हम गुमसुम पास पास बैठे रहे। मेरी तबीयत रात में बैठे बैठे खराब ना हो जाए, इस भय से ना चाहते हुए भी हम तीनों उठकर होटल वापस आ गए। लौटकर जबरदस्ती आ तो गए, पर कमरे में जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये बार बार बेचैनी से बाहर फैले समुद्र पर चांदनी को फैले देखते तो जी मचल उठता कि भागकर वहीं चले जाएं। इन्हें देखने से लग रहा था कि बड़े बेचैन हैं। सारे दिन आवश्यकता से अधिक ही घूम लिया था। जैसा जी था उसे देखते हुए उतना घूमना हानिकारक ही था। घूमने से थकावट इतनी अधिक हो गई थी कि एक क्षण भी खड़े रहना संभव नहीं लगा। थक गई हो? शोभन ने अनमनेपन से कहा और खिड़की से बाहर जाने क्या देखते रहे। थकावट के कारण
जैसे बेहोशी भरी नींद मेरी आंखों पर छा गई। नींद के ऐसे कितने क्षण बीते होंगे मैं नहीं कह सकती। तंद्रा में मैंने सुना कोई बातें कर रहे थे। नींद में ही चेतना पर थोड़ा जोर दिया तो पता लगा कि स्वर शोभन और मीनल के थे। शब्द ठीक ठीक सुने नहीं जा सके। नींद ने चेतना को फिर दबोच लिया। ठीक उसी तरह फिर नींद हल्की सी टूटी। इस बार आंखें भी मैंने थोड़ी सी खोली। देखा शोभन और मीनल ठीक उसी तरह बैठे हुए बातें किए जा रहे हैं। उनका इस तरह बातें करना बहुत सुखद नहीं लगा, लेकिन नींद ने अगले ही क्षण मुझे फिर दबोच लिया। थकावट भरी नींद का अंतराल कितना लंबा था यह नहीं कह सकती। आंख खुली तो एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि वह सत्य था या स्वप्न। मीनल और शोभन ही थे, पर सहज स्थिति में नहीं थे। नीले कमरे का दृश्य एक बार फिर स्मृति में घूम गया। मीनल शोभन की गोद में थी। कपड़े उसके अधिकतर अस्त व्यस्त थे। शोभन उत्तेजना से तप्त लगातार उसे चूम रहे थे और उनके हाथ उसके अनावृत वक्ष से खेल रहे थे। उन क्षणों में उन दोनों को सिवा अपने संभवतः किसी और का कोई ध्यान ही नहीं था। मेरे मस्तिष्क में एक भयंकर तूफान उठा। लगा जैसे मेरा माथा फट जाएगा। शिराओं में जैसे गहरी आग भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे वह दृश्य ही नहीं, समूची परिस्थिति असहाय हो उठी थी। मैं तड़प कर उठी। आहट से वे दोनों चौंके। क्षण भर में उन्होंने अपने आप को समेटा और अचकचा कर एक दूसरे से अलग हो गए। मैं उन्हें देखने को रुकी नहीं। बिस्तर से नीचे आई और दरवाजे की ओर बढ़ी। शोभन क्षण भर में ही परिस्थिति को भांप गए। झपट कर वे आए, मुझे दरवाजे से अलग हटाया और फिर सिटकनी लगा दी। क्षमा याचना के वैसे शब्द बहुत कम ही सुने जाते हैं। अत्यंत कातर होकर उन्होंने मुझे दबोच लिया। बड़ी कठिनाई के साथ वे मुझे बिस्तर तक लौटा कर लाए। मेरा मन एक क्षण को भी इन दोनों के साथ ठहरने का नहीं हो रहा था। मेरा तन मन इस कल्पना से सिहर जाता था कि कोई शोभन को मुझसे छीन ले रहा है। मेरी नींद ही हिल जाएगी। नहीं चाहिए। और मैं जोर से कह उठती थी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शोभन तुम तो कहीं और डूब रहे हो। मुझे क्यों इतनी बुरी तरह बांधा था? फिर अपने प्रेम बिना मार डालोगे? समझ में नहीं आता। ऐसा लगता कि पागल हो जाऊंगी। बहुत प्यार से अपने बाहुपाश में कसकर बहुत समझाया शोभन ने। कुंतल, मैं केवल तुम्हारा हूं। कुंतल, केवल तुम्हारा। तुम मेरे जीवन श्वासों की तरह अंदर जाती हो। मुझ में प्राण शक्ति तुम ही हो। तुम्हें छोड़कर मैं कहां जा सकता हूं? तुम तो जानती हो, मीनल अपने जीजा जी के प्रेम में इतनी बुरी तरह उलझ गई है कि उसे समझाना है, उस उलझन से वह बाहर आए, नया जीवन आरंभ करे। फिर उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहे हैं। तुम कैसी पागलों सी बातें सोचकर अपना और मेरा मन दुखा रही हो। सो जाओ कुंतल, सो जाओ। देखो मुझे भी नींद आ रही है। किसी तरह सवेरा हुआ। मन और तन रात की घटना से बहुत भारी थे। ना चाहते हुए भी सामान समेट कर बांधा। आज पूरी नगरी से विदा लेनी थी। सामान लदवा कर स्टेशन आ गए और टिकट खरीदकर डब्बे में बैठ गए। जोगिया रंग की साड़ी और गले में मूंगे की तरह मोतियों की माला पहनी हुई थी। सब घूर घूर कर हम दोनों को देख रहे थे। एक साधु बाबा मिल गए। बड़ी पहुंची हुई जोगन समझकर उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया जीवन में सफल होने के लिए। गाड़ी पर बैठ सीधे बोलपुर स्टेशन पर सवेरे पहुंचकर ही उतरे। टैक्सी की और शांति निकेतन पहुंच गए। वहां हिंदी विभाग के अध्यक्ष ने बड़ी आवभगत की है। हम दोनों की ओर ठहरने का बड़ा सा कमरा दिया। सामान आदि खोलकर हम लोग व्यवस्थित होने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन मन उखड़ चुका था। मेरे और शोभन के बीच मीनल खटक रही थी। मेरे और इनके बीच मीनल का दीवार बन खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था। नहा धोकर नाश्ता कर लेने के बाद शोभन हम दोनों को शांति निकेतन दिखलाने निकल पड़े। पहले टैगोर की लाइब्रेरी, बिस्तर तथा अन्य अध्ययन कक्ष आदि दिखलाए। उसके बाद वो सब जगह दिखलाने ले गए जहां बैठकर कविगुरु कविताएं रचते थे। श्यामली कुटी, फिर लता कुंज दिखाया। अंत में स्कूल की ओर, जहां शिक्षा दी जाती, वहां पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती। संपूर्ण वातावरण में उस महान आत्मा की छाया दिखती। बहुत कुछ लकीर पीटने जैसा लगता।
चारों ओर फरद ही फरद के पेड़ फूलों से लदे थे। सोने के रंग के फरद के फूलों के पेड़ मैंने जीवन में पहली बार देखे। सूर्यास्त के समय लगता है जैसे चारों ओर आग लग गई हो। प्रकृति द्वारा शिक्षा देने का ढंग और सारा वातावरण बहुत शांतिपूर्ण था। बहुत अच्छा लगा। मौसम भी न बहुत गर्मी न सर्दी का था, बहुत ही सुहावना लग रहा था। लौटकर खाना खाकर सो गए। रात के सफर की थकान भी थी। आज सवेरे से ही जी अच्छा नहीं है, मतली आ रही है, चक्कर, कुछ खाने का मन नहीं करता। जबरदस्ती खा लेने पर उलट जाता है। शोभन और मीनल मेरी ऐसी हालत देखकर थोड़ा चिंतित हो गए हैं। मीनल शोभन को समझा देती है कि उसने अपनी भाभियों को भी ऐसी हालत में देखा है। कुंतल ठीक हो जाएगी, उसे सो जाने दें, उठेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं अनमनी हूं, आंखें बंद कर लेती हूं और वे दोनों बातें करते हैं। बीच बीच में उसी मनहूस बढ़ती हुई लतर की याद आती। कभी मुझे लिखे शोभन के पत्र के अंशों की, रक्त कमल के बिना मेरा क्या होगा, मैं पूर्णतः टूट जाऊंगा। फिर गहरी नींद आ जाती है। नींद टूटने पर भी उन्हें और मीनल को जुड़े जुड़े बातें करते पाती हूँ। मन ही मन खींच जाती हूँ। समझ में नहीं आता कितनी बातें हैं जो इतनी देर से कर रहे हैं, खत्म ही नहीं होती। लगता है बातों का यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं होगा। इन बातों ही बातों के जाल में फंसकर मेरा दम न घुट जाए। नहीं नहीं, मेरे होने वाले बच्चे का क्या होगा, उसे कौन देखेगा। न जाने कैसे कैसे अपशगुनों से मेरा मन घबरा उठता है और मैं भी उठ जाती हूँ। कहती कुछ नहीं, अंदर ही अंदर तूफान हिलोरें लेता रहता है। नहा धो कपड़े बदलकर अपने को स्वस्थ दिखाने का ढोंग सा करती हूँ। 3 दिन बीत गए। बीच बीच में न जाने कितने अपशकुनों से मन भर जाता और मुंह में खारा स्वाद छोड़ जाता रहा। शोभन और मीनल की छुट्टियां परसों से खत्म हो जाएंगी, इसलिए कल शांति निकेतन से चल देना चाहिए, यह निश्चित हो गया था। और मैं तो जल्द से जल्द शोभन को लेकर मीनल से दूर चली जाना चाहती थी। कल चल देना था तो सोचा आज खूब घूमा जाएगा और बहुत देर तक बैठकर रात को गप लगाएंगे, क्योंकि कल मीनल विदा लेकर कलकत्ते चली जाएगी और शोभन और मैं इलाहाबाद। सवेरे उठकर हम लोग फिर शांति निकेतन घूमने गए, विशेषकर रंग नृत्य गान विभाग में गए। रविंद्र संगीत और छोटी छोटी सजी लड़कियों का नृत्य हम लोग पूरे 3 घंटे देखकर लौटे। मन एक रिदम में रविंद्र संगीत और नृत्य देखकर प्रसन्न हो गया। फिर वहां से हम मूर्तिकला और पेंटिंग विभाग की ओर निकल गए। इस विभाग के अध्यक्ष विश्वविख्यात और वृद्ध थे। बहुत स्नेह और अभिमान में भरकर एक एक मूर्ति दिखाते रहे। शोभन तो एकदम उस विभाग में खो से गए। शाम को फिर घूमने आएंगे सोचकर चले आए। दोपहर का खाना खाकर आराम किया और शाम को फिर घूमने निकल पड़े। लता कुंज, कविता कुंजों से निकलते हुए पलाशन की ओर चल दिए और शांति निकेतन के पीछे की ओर नदी के पास आ गए और इसी नदी के कगार पर गुमसुम बैठे सूर्यास्त देखने में डूबे रहे। जब एकदम अंधेरा हो गया, चांद और सितारे चमकने लगे, तो भारी मन हम तीनों लौट रहे थे। शायद कल की गाड़ी से हम लोग अलग हो जाएंगे, तीनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। ये और मीनल दोनों अवसाद में चुप थे, फिर ये दोनों गुमसुम, तो मैं भी एकदम खामोश। रात बहुत सहज नहीं थी, मौसम इतना बुरा नहीं था, लेकिन फिर भी नींद में भयानक बेचैनी भरी थी। ऐसा लगता था जैसे बिस्तर पर कहीं कुछ चुभ रहा हो या हवा में इतनी अधिक घुटन हो कि सांस रुक रही हो। नींद का एक एक पल बेचैनी से भरा हुआ था। यहां तक कि वह नींद थी या अचेतनता, यह कहा नहीं जा सकता। ठीक ठीक यह भी नहीं कह सकती कि मैंने 2 स्वप्न ही देखे होंगे। हाँ, जो अनुभूति थी वह कम संत्रासजनक नहीं थी। जाने किन टूटे और बिखरे हुए अनुभवों में बैठती हुई मेरी चेतना ने
सहसा एक भयानक टीस महसूस की। ऐसा लगा जैसे एक मर्मांतक पीड़ा मुझे ऊपर से नीचे तक बींध गई। मैं तिलमिला उठी। वह दुस्वप्न ही था, एक असाधारण और आतंकपूर्ण दृश्य, जैसे मेरे सिर पर कोई बहुत वजनी चीज गिरी है और मर्मांतक पीड़ा के साथ मेरे माथे के टुकड़े हो गए हैं। रक्त की कड़वी गर्म धार मेरे कानों के पास से उतरती हुई गर्दन तक आ गई है। छटपटाकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मर्मांतक चीख कमरे में किसी घायल पक्षी की तरह फड़फड़ा कर उड़ने लगी हो। यातना का वह क्षण केवल उतना ही नहीं था, दर्द को जैसे किसी ने फिर दोहरा दिया। पुनरावृत्ति यातना साधारण नहीं थी। स्वप्न जहां एक प्रतीक था, वहां यह पुनरावृत्ति माथे पर गिरे उस पत्थर से भी कठोर सत्य थी। मीनल मेरे साथ सोई थी, लेकिन वह यहां नहीं थी। कमरे के दूसरे छोर पर शोभन का पलंग था। अंधेरे में भी वह पहचानी जा सकती थी। उसका शरीर अनावृत था। शोभन भी सहज स्थिति में नहीं थे। संभवतः मेरी आंखें खुलने से पहले उस कमरे में सीतकार भी गूंज रहे होंगे। शोभन मीनल के शरीर में लिप्त, उससे लिपटे हुए थे। मैं नहीं जानती मैं चीखी थी या नहीं, लेकिन कोई ना कोई आहट अवश्य हुई होगी। शोभन तुरंत अलग हट गए। सिर फट जाने की यातना से हुई मेरी चीख मेरे कंठ से अब निकली। मेरा सिर फट गया है शोभन, देखो ये रक्त सारा तकिया खून से भीग गया है। नहीं कुंतल नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है, होश में आओ कुंतल। शोभन ने जैसे तैसे अपने कपड़े संभालते हुए मेरी बाह थाम ली। नहीं नहीं, मैंने उनके हाथ को झटक दिया। मुझे लगा जैसे उनके हाथों ने मुझे डस लिया हो। अब और संभव नहीं है, जितना है वही बहुत हो गया। शोभन ने साहस नहीं छोड़ा। कांपती हुई आवाज से जैसे मनाते हुए उन्होंने मुझे फिर दबोच लिया। मैं छटपटा उठी। तन मन में एक अजब सा लिजलिजापन भर गया था। अंतर्मन छटपटा रहा था। घाव बहुत गहरा था। क्षोभ और हताशा से मेरा तन मन कांप रहा था। सचमुच यह मेरा सिर टूट गया। जहां सिंदूर की रेखा होती है, ठीक वहीं से उसके दो टुकड़े हो गए थे। आह शोभन, ये कैसे हुआ? वह मीनल थी ना, तुम्हारी बहन? रिश्ते का यह कैसा अपवाद! मरियम कहा था तुमने मीनल को, और आज यह नीला प्रसंग। शोभन, नहीं नहीं। जीसस क्राइस्ट में तुमने कभी अपना प्रतिबिंब देखा था शोभन? याद है तुम्हें? अब फिर याद करो। क्या वह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब था? और क्या वह प्रतिबिंब इतना ही घिनौना था? दुर्गंध आती है आज। उसी दुर्गंध से तो माथा फट गया है। बोलो शोभन, क्या 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन जन्म लेकर ही कोई जीसस का प्रतिबिंब बन सकता है? याद करो शोभन, नीले कमरे की एक सुगंध भरी सुबह तुमने कहा था, हेल्प मी लॉर्ड गॉड इन माई गुड पर्पज एंड इन दाई सर्विस, एंड ग्रांट मी दिस डे टू बिगिन परफेक्टली, फॉर नॉट इट इज दैट आई हैव डन ऑन टू दिस टाइम। और तुमने सोई हुई मीनल के सामने सिर झुका दिया था। मां मरियम, तुमने अस्फुट स्वरों में कहा था। कौन थी वह मरियम? कौन थे वह तुम? उधड़ी हुई विवस्त्र दो जंघाओं के बीच किसी विकार की तरह छटपटाते तुम। क्या यही था तुम्हारा प्रतिबिंब? क्षोभ के तपते हुए बुखार में मैंने क्या कहा और क्या अनकहा रहा, मैं नहीं जानती। सब प्रलाप रहा होगा, यह मैं नहीं कह सकती, क्योंकि प्रलाप के शब्दों में तर्क संगति नहीं होती है, और जो शब्द तर्क संगत नहीं होते वे चुभते नहीं हैं। उन शब्दों में चुभन सचमुच ही रही होगी, क्योंकि किसी आहत पशु की तरह कांपते हुए वे मुझसे लिपट गए थे। मुझे आश्वस्त करना चाहते थे, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। बलपूर्वक झटक कर मैंने उन्हें हटा दिया। वे बेहद पराजित और घबराए हुए थे। घबराहट में उन्होंने क्या क्या कहा, किन शब्दों में क्षमा याचनाएं की, यह आज उतना प्रासंगिक नहीं है। हाँ, मुझे याद है कि उन्होंने पश्चाताप किया था, प्रतिज्ञाएं की थीं।
उन प्रतिज्ञाओं के बावजूद मेरा मन इतना खौल रहा था कि मैं सहज न हो सकी। मुझे अकेला छोड़ दो, छोड़ दो। कुंतल को हुए घाव, दर्द, गुस्सा धीरे धीरे आंखों से चुपचाप बाहर आने लगे। ऐसी स्थिति सूरज चढ़ आने तक बनी रही। दिन निकल आने पर मीनल और शोभन उठ गए, लेकिन मैं वहीं बिस्तर पर करवट ले दर्द से कराहते हुए आंखें मूंदे पड़ी रही। ऐसा लगता था कि रात के कांड ने मेरे संपूर्ण शरीर की ताकत खींच ली हो और मुझे शक्तिहीन सा छोड़ दिया हो। इन क्षणों में मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा था। नाश्ता लग गया था और धूप भी बहुत अधिक चढ़ आई थी, लेकिन सारे बदन में ऐसा बुखार जैसे भरा हुआ था कि उठने का साहस नहीं हो रहा था। शोभन संभवतः बहुत देर के असमंजस के बाद मेरे निकट आए। मैंने अनुभव किया कि काफी देर तक वे चुपचाप वहीं खड़े रहे। फिर बहुत संकोच के साथ धीमे स्वर में बोले, कुंतल। मैंने अनसुना सा कर दिया। उन्होंने फिर कहा, कुंतल, दिन बहुत चढ़ाया है, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज जाना भी तो है। किसे जाना है? शांति निकेतन तो अशांति गृह बन गया। अशांति गृह भी क्या, बल्कि स्वप्न भंग की भूमि। जाना तो यहां से होगा ही, लेकिन जिस रूप में आए थे, क्या उसी रूप में लौट कर जा सकेंगे? उस दिन सिवा कुछ औपचारिक बातचीत के कोई भी दूसरी बात बोली नहीं जा पाई। बहुत ही यांत्रिक ढंग से सामान बांधा गया और स्टेशन आ गए। गुमसुम, चुपचाप, साथ साथ हम तीनों थे। बस एक कोई हमारे बीच नहीं था। वह कोई एक वहीं अशांति गृह में छूट गया था, और वह था मेरे और शोभन के बीच का रिश्ता। तो मित्रों, ये था रेत की मछली का छठा अध्याय। अगला अध्याय हम जल्दी लाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।